गुड इवनिंग दोस्तों, आज है 20 नवंबर और आज हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल एडुटेरिया के अंतर्गत बिहार की नदियां। और बिहार की नदियां का पहला पार्ट जो है, जो कि उत्तरी बिहार की नदियां, ये हम कल कर चुके हैं। आज जो है हम लोग दक्षिणी बिहार की नदियां करेंगे और दक्षिणी बिहार की नदियां साथ ही साथ हम लोग करेंगे आज झील, उसके बाद नदी घाटी परियोजनाएं बिहार में जो है, और गर्म जल की झरनाएं, ये आज पूरे वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं बिहार, दक्षिणी बिहार की नदियां। दक्षिणी बिहार की नदियां की बात करें तो दक्षिण बिहार की जितनी भी नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है और इन नदियों के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से आपको कर्म, नासा, उसके बाद सोन नदी, पुन नदी, फल्गु नदी, उसके बाद सकरी नदी, अजय नदी, उसके बाद चंदन नदी जिसको कि चानन भी बोलते हैं, और क्यूल नदी। ये नदियां जो है हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग पहली नदी स्टार्ट करते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर जो बहती है। तो पश्चिम से जो है बिहार में सबसे पहली नदी जो पश्चिम की ओर से बहती है वो नदी है कर्मनासा। कर्मनासा नदी की बात करें तो इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है और यह बिहार में उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। चौसा में बक्सर के पास जो है गंगा नदी में ये मिल जाती है कर्मनासा नदी। इस नदी की बात करें तो ये दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। कर्मनासा नदी को अपवित्र नदी बोला जाता है और कर्मनासा जो है कैमूर के उत्तर में, विंध्य पहाड़ी तो लिखा हुआ है क्योंकि विंध्य पहाड़ी एक रेंज है। अगर इसमें भी पर्टिकुलर बात करें तो ये भी आप लोग जान लें कि ये जो है कैमूर पहाड़ी के सरोदाग एक जगह है, वहां से ये निकलती है। इसकी सहायक नदियां की बात करें, कर्मनासा की सहायक नदियां की बात करें तो दुर्गावती, चंद्रप्रभा, करुणुती और खजूरी। ये नदी जो है इसकी सहायक नदी है, आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर एक और बात बता दें आपको कर्मनासा नदी के बारे में कि अपवित्र नदी के साथ साथ इसको शापित नदी भी कहा जाता है। शापित नदी, ऐसा जो है मान्यता है, ऐसी मान्यता है कि अगर कोई कर्मनासा नदी में स्नान करेगा तो उसका जो है सारे कर्म नाश हो जाएंगे, सारे कर्मों का नाश हो जाएगा। जबकि हम लोग पढ़ते हैं कि जब हम लोग गंगा में स्नान करते हैं तो कर्म जो है अच्छे होते हैं, जबकि कर्मनासा में सारे कर्म नाश हो जाते हैं, ये मान्यता है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं सोन नदी के बारे में। सोन नदी की बात करें तो यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। इसको ऐसे पढ़ें, मैकाल श्रेणी के अमरकंटक से ये निकलती है। यह रोहतास एवं गढ़वा जिले झारखंड के बीच बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर के पूर्वी सीमा बनाते हुए ये मनेर और दानापुर में जो है गंगा नदी में मिल जाती है।
सोन नदी को प्राचीन काल में सोनभद्र, क्या सोनभद्र या हिरण्यवाह नदी के नाम से भी जाना जाता था। बिहार में गंगा की सबसे लंबी दक्षिणी सहायक नदी है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है सोन। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो रिहंद, उसके बाद रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इसके साथ ही साथ एक और नदी है जो कि नाम है इसका गोपद। गोपद भी इसी की सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आगे बता दें कि सोन नदी पर डेहरी बांध रोहतास में, इंद्रपुरी बैराज रोहतास में, बाणसागर मध्य प्रदेश में जो है बनाया गया है। सोन नदी पर बने नहरों ने रोहतास, भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार के मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र में जो है परिणत कर दिया है। और ये कहाँ पर अंततः मिलती है, जैसा कि अभी उपयुक्त पहले बताया कि मनेर और दानापुर के पास जो है ये मिलती है। और पूरी के पूरी सोन नदी जो है, या सोन नदी कहें, बिहार में जो है करीब 202 किलोमीटर बहती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला नदी जो है पुनपुन नदी है। पुनपुन नदी की बात करें तो यह झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है। ये पूछा भी गया है बीपीएससी में। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो मोरहर, मादर और दरधार, ये इसकी सहायक नदी है और यह दक्षिणी बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। ये नदी जो है बिहार की बात करें, बिहार में ये नदी करीब 200 किलोमीटर इसका बहाव क्षेत्र है। आगे देखते हैं अगला नदी जो कि है फल्गु नदी। फल्गु नदी यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन तथा मोहना नदियों के मिलने से बनती है। अर्थात जो फल्गु नदी है, ये लीलाजन और मोहना नदी जब मिलती है एक जगह, उसके बाद ये फल्गु नदी कहलाती है। और अंततः गया होते हुए ये पुनपुन नदी में मिल जाती है, जो बाद में पुनपुन नदी गंगा में मिलती है। और इसकी एक धारा या मुख्य धारा जिसको कि लीलाजन बोलते हैं, इसी को निरंजना नदी भी बोलते हैं, ये भी याद रखेंगे। क्योंकि जब आप इतिहास पढ़ते होंगे तो इतिहास में जो है आप ये पढ़ते होंगे कि गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो यही फल्गु नदी निरंजना नदी है। और ऑप्शन में लीलाजन नदी भी आपको दे सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और जैसा कि आपको पता होगा कि गया में फल्गु नदी के पास ही विष्णुपद मंदिर है और इसी विष्णुपद मंदिर के पास पितृ पक्ष के दौरान लाखों जो है की संख्या में हिंदू धर्म तीर्थ यात्री यहाँ पर आते हैं और पितृदान जो है करते हैं। पितृदान कहें या पिंडदान जो है करते हैं। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम बनाया गया है। फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी आपको पहले भी बता चुके हैं। अगला जो है आपको ये भी याद रखेंगे कि बराबर पहाड़ी के पास जो है बराबर पहाड़ी के पास ये नदी दो भाग में
बट जाती है। या आप ऐसे याद रखेंगे इसको कि फैक्ट्स के रूप में कि बराबर पहाड़ी के बगल से जो है ये नदी गुजरती है, क्योंकि बराबर पहाड़ी भी इतिहास में जो है ऐतिहासिक संदर्भ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको जो है महत्ता भी मिली हुई है। आगे देखते हैं हम लोग कुछ और नदियां जो कि यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है एडिटोरिया में। ये नदी है जैसे सकरी नदी। सकरी नदी की बात करें, कौन सी नदी? सकरी। सकरी नदी जो है ये हजारीबाग पठार से निकलती है और नवादा जिले में गोविंदपुर के निकट, कहाँ? नवादा में गोविंदपुर के निकट बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में प्रवेश करती है, इतना भी याद रखेंगे कि नवादा में ये प्रवेश करती है। और ये सकरी नदी गया, नवादा, पटना और मुंगेर होकर बहती है। कहाँ कहाँ से बहती है सकरी नदी? गया, नवादा, पटना, मुंगेर। तो ये याद रखेंगे कि मुंगेर पटना जिला है, ना कि पटना जो है टाउन की बात यहाँ पर हो रही है। और आगे चलकर यह नदी सकरी नदी जो है मिल जाती है क्यूल में, क्यूल नदी में। तो क्यूल नदी जो है इसकी मुहाना है और बाद में क्यूल नदी जो है मिल जाती है आपको गंगा नदी में। तो ये आपको याद रखना है सकरी नदी कहाँ से उद्गम होती है और इसका मुहाना कहाँ पर है। आगे देखते हैं एक और नदी है अजय नदी, जिसके बारे में कि आपको यहाँ पर नहीं है दिया हुआ, ये पूछा भी जाता है। तो अजय नदी की बात करें, अजय नदी जो है ये जमुई जिले के बटपार स्थान से निकलती है या उद्गम स्थल है। और यह जो है नदी जहाँ पूर्व और दक्षिण दिशा में बहती हुई झारखंड और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में जो है चली जाती है। दैट मीन्स कि ये अजय नदी बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में बहती है और ये अंततः जो है गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार में इसकी लंबाई जो है 202 किलोमीटर है। इस नदी को अजयबती और कहीं कहीं आपको अजयमती नाम से भी पुकारा जाता है या जाना जाता है। अगला नदी जो कि यहाँ पर नहीं है वो नदी है चांदन नदी। कौन सी नदी? चांदन या चंदन नदी। जब आप इस क्षेत्र में जाएंगे तो ज्यादातर लोग आपको चानन इस तरह से प्रोनाउंसिएशन करता है। तो चंदन नदी जो है इसको पंचानन नदी के नाम से भी जाना जाता है। पंचानन नदी के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये 5 धाराओं से मिलकर जो है बनती है और ये पहाड़ी जो है ये धाराएं नालंदा जिले के गिरियक के निकट राजगीर पहाड़ी के अवरोध के कारण जो है विभिन्न जलधाराओं में भी बट
जाती है चांदन नदी। और चांदन नदी मुंगेर आपको, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे देखेंगे बांका, इन सब क्षेत्रों से जो है होकर गुजरती है। बांका, मुंगेर के कुछ क्षेत्र, ज्यादातर बांका। अगला जो है नदी है जो कि नहीं है आपको यहाँ पर, वो नदी है क्यूल नदी। क्यूल नदी के बारे में भी जान ले, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यूल नदी, क्यूल नदी हजारीबाग पठार से निकलती है और जमुई जिले में सत पहाड़ी के पास एक सकरी खाई बनाती है। सत पहाड़ी के पास एक सकरी गली बनाती है और बिहार में प्रवेश कर जाती है। तो बिहार में प्रवेश ये जो है कहाँ पर करती है, जमुई के पास, और करीब 111 किलोमीटर जो है ये बहती है बिहार में। और इसकी प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो हरोहर, अंजन, नार और उलान, ये इसकी सहायक नदी है। और अंत में जो है ये लखीसराय के पास सूरज गढ़वा गांव में जो है ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो आप क्यूल नदी के बारे में भी जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे अब हम लोग देखते हैं बिहार की नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर के बारे में। तो बिहार के किनारे जो है प्रमुख नदियां शहर जो बसे हैं वो है पटना गंगा नदी के किनारे, मोकामा गंगा नदी के किनारे, मुंगेर गंगा नदी के किनारे, भागलपुर गंगा नदी के किनारे, बक्सर गंगा नदी के किनारे, छपरा घाघरा नदी के किनारे, हाजीपुर गंडक नदी के किनारे, सोनपुर गंडक नदी के किनारे, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक के किनारे, खगड़िया बूढ़ी गंडक के किनारे, समस्तीपुर बूढ़ी गंडक के किनारे, दरभंगा बागमती के किनारे, गया फल्गु नदी के किनारे, और फतुहा पुनपुन नदी और गंगा के किनारे जो है अवस्थित। तो ये प्रमुख नदियां और उनके किनारे जो है बसे शहर थे। अब हम लोग जानेंगे बिहार की नदी घाटी परियोजना के बारे में। अगर बिहार की नदी घाटी परियोजना की बात करें तो बिहार में 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। इन परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन और ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। तो जब भी आपको जो है इस तरह का प्रश्न मेन में, अगर आप बीपीएससी मेन देते हैं और बहुउद्देशीय बिहार की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ पूछ लिया जाए या उनसे जो है किस तरह बिहार के विकास में ये योगदान देता है, तो आप बता सकते हैं उससे बाढ़ नियंत्रण होता है, सिंचाई होता है, उसके जल प्रबंधन, पर्यटन, परिवहन और ऊर्जा उत्पादन होता है। इन सबको डिटेल्स में लिखेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। अब हम लोग ये तीनों परियोजना देखते हैं। तीनों परियोजना में पहला सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना, गंडक परियोजना और कोसी परियोजना। सबसे पहले हम लोग सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में जानते हैं। सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी रोहतास में किया गया था। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और प्रथम नदी परियोजना है। डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें जो है दोनों किनारे निकाली गई है। और ये दोनों नहरें हैं पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। इस नहर से औरंगाबाद, पूर्वी सोन नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना में सिंचाई की जाती है।
जबकि पश्चिमी सोन नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। यहाँ पर आप इसको मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं कि मैप में जो है किस तरह से ये दिखाया गया है। ये सोन नदी है और सोन नदी में जो है यहाँ पर एक जलाशय बनाया गया और एक जो है पूर्वी सोन नहर निकाला गया और दूसरा पश्चिमी सोन नहर जो है निकाला गया है। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र भी है। डेहरी जल विद्युत केंद्र, जिसका की जल विद्युत उत्पादन क्षमता है 6.6 मेगावाट। वही बारून जल विद्युत केंद्र की बात करें तो इसकी जो है 3.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं दूसरी जो नदी घाटी परियोजना है या बहुउद्देशीय परियोजना है, वो है गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 में ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ था। इस परियोजना का कार्य प्रारंभ जो है 1960 में प्रारंभ होता है। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसालोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया है। और ये जो है जलाशय आप देखेंगे या बैराज देखेंगे, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन ध्यान में आप लोग रख लें कि ये जलाशय करीब 837.8 मीटर जो है लंबा है। और इस जलाशय निर्माण के बाद इस पे जो बैराज या बांध बनाया गया है वो वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्वी एवं पश्चिमी नहरें निकाली गई है और इसको पूर्वी गंडक नहर और पश्चिमी गंडक नहर के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, इसी में पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है, जिसे तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहर के नाम से जाना जाता है। और ये पूछा भी गया है बीपीएससी और अन्य एग्जामों में कि त्रिवेणी नहर जो है ये किस नदी पर है, तो याद रखना है गंडक नदी पर है त्रिवेणी नहर। और ये पूर्वी नहर का जो है एक भाग है पूर्वी गंडक नहर का, तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहर। तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों की सिंचाई होती है। वहीं पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल को जो है नेपाल में सिंचाई होती है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, बिहार और के सिवान और सारण में इससे सिंचाई होती है। पश्चिमी नहर से किन किन जिलों में और किस देश में किस राज्य में जो है पश्चिमी और पूर्वी नहर से सिंचाई होती है उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि ये जो है आपको स्टेटमेंट की तरह पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट जल विद्युत केंद्र स्थापित है। इस प्रकार का विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर बनाया गया है। इसको आप मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं कि ये गंडक नदी है, नेपाल की तरफ से आया, एक जलाशय बनाया गया है जिसको कि वाल्मीकि नगर बैराज बोला जाता है और इसी से एक पश्चिमी गंडक नहर और पूर्वी गंडक नहर निकाला गया है। और पूर्वी से 3 जो है नहर निकलता है, तिरहुत नहर, त्रिवेणी नहर और दोन नहर निकलता है। आगे देखते हैं हम लोग, अगला है कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो ये भारत एवं नेपाल
की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। यह परियोजना 1954 ईस्वी से लागू हो गया। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया है। यह परियोजना 1965 में पूर्ण होकर जो है तैयार हो गया था। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो है संपूर्ण करीब 3.4 लाख हेक्टेयर भूमि पर 3.14 लाख हेक्टेयर भूमि पर जो है इससे सिंचाई होती है कोसी बहुउद्देशीय परियोजना से। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में कुछ अन्य तथ्य भी आप लोग जान लें कि कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्वी और पश्चिमी नहर का निर्माण हुआ है और पूर्वी कोसी नहर से अररिया, सुपौल, पूर्णिया आदि में सिंचाई होती है, जबकि पश्चिमी कोसी नहर से दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और बेगूसराय जिले से जो है सिंचाई होती है। और यहाँ पर जो है दाई और भारदा तथा और बाई और भीमनगर तक जो है 2 लंबे बांध का निर्माण भी किया गया है। इस पे जो बांध का निर्माण किया गया है भारदा तक, दाई और भीमनगर तक जो है किया गया है बाई और बांध का निर्माण। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। अब आगे हम लोग देखते हैं बिहार के जो है जलप्रपात। बिहार की जलप्रपात की बात करें तो यह नदी की ढाल पर आकस्मिक परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है, उसी को जलप्रपात कहा जाता है। इसको ऐसे समझें कि ये पहाड़ है और अगर पहाड़ से जो है तीव्र गति से पानी या नदी जो है नीचे गिरने लगे तो उसको हम लोग जलप्रपात बोलते हैं। जलप्रपात जो है बिहार में जो मुख्य जलप्रपात है उसमें काकोलत जलप्रपात का नाम आता है और ये नवादा में जो है काकोलत जलप्रपात नवादा में से करीब 35 किलोमीटर दूर है और ये काकोलत पहाड़ी के काकोलत पहाड़ी के दक्षिण पूर्व में है और ये वर्तमान में एक पर्यटन स्थल भी है और इसकी ऊंचाई जो है 47 मीटर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जो है चैत्र संक्रांति को जो है मेला भी लगता है और प्रपात कोडरमा पठार से निकलने वाली 7 धाराओं से बना है। ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य है, आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? ये स्टेटमेंट की तरह जो है आपसे पूछा जा सकता है। ये कोडरमा पठार से जो है 7 धाराओं के रूप में निकलती है। आगे देखते हैं हम लोग दुर्गावती जलप्रपात। ये रोहतास में है और ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे दुर्गावती जलप्रपात के बारे में कि ये बिहार का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसको जो है इसे खादरकोह जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। खादरकोह जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं ये जो है कर्मनासा जलप्रपात बक्सर में है। उसके बाद धुआंकुंड जलप्रपात ये सासाराम रोहतास में है। और धुआंकुंड जलप्रपात की हम लोग बात करें तो धुआंकुंड जलप्रपात जो है ये काओ नदी पर है। किस नदी पर है?
ओ नदी पर है। उसके बाद मंझर जलप्रपात, मंझर जलप्रपात की हम लोग बात करें तो ये सासाराम रोहतास में है। कौन सा जलप्रपात? मंझर जलप्रपात। और ये जो है कर्मनासा नदी पर है, कर्मनासा नदी पर है। वहीं पर तूतला भवानी जलप्रपात, ये सासाराम रोहतास में है। उसके बाद जीआर कुंड जलप्रपात, जीआर कुंड जलप्रपात जो है ये भोजपुर में है, जो कि आपको आरा डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं या भोजपुर बोलते हैं। उसकी जो है ये भोजपुर और आरा एक ही है, एक तरह से। भोजपुर आरा जो है मुख्यालय है और भोजपुर जिला है। अगला है तेलहर कुंड जलप्रपात, तेलहर कुंड जलप्रपात ये भी जो है कैमूर में है। इसके अलावा आपको कुछ और जलप्रपात है जो कि बिहार में है, उसके बारे में भी आप लोग जान लें। तो चलिए उसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत जो है जैसे है सुआरा जलप्रपात, ये रोहतास में है। सुआरा जलप्रपात ये रोहतास में है। और सुवारा जलप्रपात जो है सुवारा नदी पर भी है। उसके बाद देवदारी जलप्रपात, देवदारी जलप्रपात रोहतास में है। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे सुखलदरी जलप्रपात, सुखलदारी जलप्रपात, सुखलदारी जलप्रपात जो है ये कन्हारा नदी पर है, कन्हार नदी पर है। ये जलप्रपात जो है इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद जरूर रखेंगे। अगला जो है जलप्रपात देखते हैं हम लोग बिहार की प्रमुख झीलें। कांवर झील ये बेगूसराय में है, इसको आपको जरूर याद रखना है, ये पूछा भी गया है। यहाँ तक कि इसके बारे में यूपीएससी में भी पूछा गया है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इस तरह के जो है आपको झील, कांवर झील, इसको जो है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको मान्यता दिया गया है एक वेटलैंड भूमि के रूप में। और वेटलैंड भूमि के रूप में किसके अंतर्गत? रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत जो है इसको वेटलैंड भूमि 2020 में घोषित किया गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और ये करीब जो है 16 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसका निर्माण बूढ़ी गंडक के परिणाम स्वरूप हुआ है। जो बूढ़ी गंडक है, बूढ़ी गंडक उसके कारण जो है इसका निर्माण हुआ है। और यहाँ पर जो है साइबेरियन पक्षी, जो रूस है, रूस में साइबेरिया क्षेत्र है, और साइबेरियन पक्षी जो है यहाँ पर ठंड के समय में आता है, आपको देखने को मिल जाएगा। और इसे आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। और करीब जो है यहाँ पर 110 प्रकार की पक्षियों की प्रजाति जो है प्रजनन करने के लिए आती है। इस तरह का प्रश्न जो है आपको स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। और इसकी एक और महत्वपूर्ण तथ्य कांवर झील के बारे में कि ये एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील है। गोखुर झील है, ये एशिया की सबसे बड़ी, ये भी आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं गोगाबिल घोघा झील, ये है कटिहार में। कुशेश्वर झील ये है दरभंगा में। गोगाबिल की बात करें तो ये कटिहार जिले के मनिहारी उपखंड में है, मनिहारी उपखंड में जो है इसे घोघा चाप या घोघा झील भी बोलते हैं। इसको घोघा झील या घोघा
चाप भी बोलते हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और ये करीब 5 किलोमीटर क्षेत्र में जो है फैला हुआ है। कितने में? 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और यह जो है महानंदा नदी से पानी जो है प्राप्त करता है। आगे जो कुशेश्वर झील की बात करें तो कुशेश्वर झील दरभंगा जिले में है। और इसमें जो है आपको 1972 में बिहार का पक्षी अभ्यारण्य भी इसको घोषित किया गया था। 1972 में बिहार का पक्षी अभ्यारण्य भी घोषित किया गया था, ये भी ध्यान में रखना है। घोड़ा कटोरा झील की बात करें तो घोड़ा कटोरा झील ये राजगीर नालंदा में है। अनुपम झील ये कैमूर में है। सिमरी झील ये सहरसा में है। और सिमरी झील जो है ये आकार में घोड़े की नाल की तरह है, इसलिए ये सिमरी झील घोड़े के नाल की तरह है। ये भी इस तरह के प्रश्न जो है आपको स्टेटमेंट की तरह पूछा जा सकता है। अगला है जगतपुर झील जो कि भागलपुर में है। और उदयपुर झील एक और है उदयपुर झील। उदयपुर झील जो है आपको सरैया में मिलेगा, ये पश्चिमी चंपारण वेस्ट चंपारण में जो है आपको देखने को मिलेगा। अगला जो है मोती झील मोतिहारी में, सरैया मन बेतिया पश्चिमी चंपारण में, पिपरामन मोतिहारी पश्चिमी चंपारण में जो है ये अवस्थित है। उसके बाद कुछ नहर जो है वो हम लोग देख लेते हैं। नहर त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर, ये पूछा गया है। तिरहुत नहर गंडक नदी पर। दोन नहर गंडक नदी पर, ये पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर और वैशाली जिला इससे जो है सिंचित होते हैं, लाभान्वित होते हैं। पूर्वी कोसी की बात करें कोसी नदी अररिया सुपौल और पूर्णिया इससे लाभान्वित होता है। पश्चिमी कोसी पर जो है ये दरभंगा मधुबनी और सुपौल होता है। राजपुर जो है राजपुर ये राजपुर नहर कोसी नदी पर है। सहरसा मधेपुरा बेगूसराय से लाभान्वित होता है। पूर्वी सोन जो कि सोन नदी पर है। औरंगाबाद जहानाबाद पटना गया और अरवल जो है इससे लाभान्वित होता है। और पश्चिमी सोन से सोन नदी पर है। और ये रोहतास भोजपुर कैमूर और बक्सर जो है इससे लाभान्वित होता है। तो इसमें जो है आपको 2-3 तथ्य महत्वपूर्ण याद रखना है। त्रिवेणी नहर, तिरहुत और दोन, उसके बाद राजपुर। आगे जो हालांकि लंबा वीडियो हो जा रहा है लेकिन आज इसको खत्म कर देते हैं। गर्म जल कुंड राजगीर में जो अवस्थित है वो है ब्रह्मकुंड, बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है। उसके बाद सप्तधारा, मखदुम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड और नानक कुंड। मुंगेर में देखें तो लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, सिंगेरी कुंड, पंचतरण कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध और भरारी कुंड। भीम बांध जो है पूछा भी गया है। वहीं पर गया की बात करें तो गया में जो है ये अग्नि कुंड है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट तथ्य बता दें आपको, बिहार की जो है आर्द्र भूमियां, बिहार की आर्द्र भूमियां में जो है कांवर झील को जो है कांवर झील जो कि बेगूसराय में है उसको किया गया है आर्द्र भूमि के रूप में रामसर के अंतर्गत। और साथ ही साथ जो है वर्तमान में नागी नकटी जो झील है ये जमुई में है। इसको 2024 में जो है रामसर के अंतर्गत इसको घोषित किया गया है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो आज जो है ज्योग्राफी के अंतर्गत नदियां या अफवाह तंत्र वो समाप्त हो गया है। कल हम लोग बिहार की मिट्टी पढ़ेंगे। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।